दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रुई की मानंद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का आला दहक रहा था और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नज़रें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वरगर्दानी को कर रही थी। कुछ देर बाद गला खकारते हुए गोया हुई, ये उस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बायस मैं और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा का कभी अज़ान से पहले और कभी अज़ान के फ़ौरन बाद पानी भरने के बर्तन ले आती और हमारे घर के दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था और गिदड़ों की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूँकि उस ज़माने में इक्का दुक्का होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आ पहुँचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत असाब की मालिक थी जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़या होती थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास और 3 बच्चे, मेरे एक बेटी 2 बेटे। शोहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़ह महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना। तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती थी। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने को पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई न देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबें मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठटक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर निकली तो सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैं ये समझ कर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं उन तक पहुँच जाऊँगी। गीदड़ों की आवाज़ पल भर को मेरे कदम साकित करती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया लेकिन मैं उन तक नहीं पहुँच सकी। बिगड़े तलफ़्फ़ुज़ के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वक़्वा पहुँच कर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल यका बदिगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी न समझा और पानी का डोल उल्टा करके उस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद बैठने के बाद पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख़यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी होगी। मैंने रस्ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान न था। एकदम सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन ऐन उसी जगह पर घने दरख्त की शाख पर अजीब सा परिंदा मुझ पर नज़रें गाड़े बैठा था। अजीब किस्म का परिंदा जो मैंने पहले कभी ना देखा था। उसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया और आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखा और आंखें आंसू से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया तो सनोबर आपा अपने घर के दरवाज़ा खोलकर खड़ी थी। उनके हाथ में डोल थे। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा इर्द-गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सभी अफराद बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने उस रोज़ का वाक़या सबके गोशे गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पीट कर रह गई। बोली, जैसा कि तुम बता रही हो, अगर ये दुरुस्त है तो तू उसको मुआज़ा ही समझे कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी जिस्म पर सनसनी तारी हो जाती है जब उस पानी की आवाज़ और उस अजीबो गरीब परिंदे का बालों से भरा जिस्म आँखों के सामने आ जाए।